Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for your exam हम previous year क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. प्रीवियस क्लास में भी हमने DSSB के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है और साथ ही साथ आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्लास में हम केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. और ये जो क्लास है आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगी, चाहे आप एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हर एग्जाम्स में हेल्प करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि द रॉ मटेरियल दैट इज नॉट यूज इन ग्लास, कि उस रॉ मटेरियल का नाम बताना है जिसे ग्लास में यूज नहीं किया जाता. तो पहला है सेंट, सेंट भी हम यूज करते हैं. दूसरा है सोडा एश, सोडा एश भी यूज किया जाता है. थर्ड आता है एलुमिना. तो एलुमिना को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं. लाइमस्टोन को भी यूज करते हैं. तो पूछा है कि कौन सा नहीं करते हैं, तो एलुमिना को नहीं करते हैं. तो जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हुआ, सही आंसर. ठीक है, लेट्स सी कि जो सैंड है मेनली सिलिका यानी कि SiO2, ये क्या है, ये ग्लास का प्राइमरी रॉ मटेरियल है. किसके लिए, ग्लास के लिए. तो जितने भी कॉमन ग्लास है वो सब किससे मिलके बने हैं, इज मेड फ्रॉम सिलिका. आफ्टर दैट सोडा एश, ये क्या होता है, Na2CO3 इज एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका. ये कहाँ कब ऐड किया जाता है, जब हमें सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट कम करना हो, सिलिका का गलना कम करने को और कांच बनाने के प्रोसेस में, बेसिकली उसे इजियर बनाने के प्रोसेस में हम सोडा ऐश का यूज करते हैं. एलुमिना को हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं कॉमन सोडा लाइम ग्लास बनाने के लिए. इसे यूज किया जाता है स्पेशल ग्लासेस बनाने के लिए, जैसे एल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास, बट ये बेसिक ग्लास प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाता. नेक्स्ट है लाइमस्टोन, CaCO3. ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, प्रोवाइड करता है जो ग्लास के ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती और केमिकल रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. तो जो यूज नहीं करते वो है एल्यूमिना. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है कि आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है. तो पहला है कि यूसेज ऑफ पॉलीक्लोरिनेटेड, कि किसका यूज करना, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल एज. तो ये कैसा होता है, ये होता है टॉक्सिक. यूसेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का यूज करना किसके लिए, फॉर ब्लीचिंग पेपर. तो ये होता है हार्मफुल. आफ्टर दैट यूसेज ऑफ टेट्राक्लोरोइथीन फॉर ड्राई क्लीनिंग, कि ड्राई क्लीनिंग के लिए किसका यूज करना, टेट्राक्लोरोइथीन का. तो ये कैसा होता है, टॉक्सिक. यूसेज ऑफ H2O2 फॉर ब्लीचिंग क्लोथ. तो ये कैसा है, ये होता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली. ये कैसा होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली. और यही क्वेश्चन में पूछा है. तो जो डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर. इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, वाटर, H2O एंड ऑक्सीजन O2 आफ्टर ब्लीचिंग. क्लियर है. तो ये हार्मफुल केमिकल जो है वो रिलीज नहीं करता है एनवायरमेंट में, और ये ह्यूमंस और इवन किसके लिए, नेचर के लिए भी कैसा है, इको फ्रेंडली है, सेफ है. हम बात करें पहले ऑप्शन की, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल. तो ये कैसा होता है, हाईली टॉक्सिक केमिकल है और ये पॉल्यूशन कॉज करता है. इवन बहुत सारी कंट्रीज में ये बैन भी है. उसके बाद क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग पेपर. तो ये हार्मफुल कंपाउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे डाइऑक्सिन. तो ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं और इवन हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है. टेट्राक्लोरोइथीन फॉर ड्राई क्लीनिंग. तो ये कैसा होता है, ये टॉक्सिक और वॉलेटाइल केमिकल है. ये क्या करता है, ओजोन, हार्मफुल टू द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है. और एयर पॉल्यूशन जो है वो क्या करता है, कॉज करता है. ठीक है, क्या कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन जो है वो कॉज करता है. ओके, क्लियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पॉलीएस्टर अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर इज, कि इन पॉलीमर में कौन सा पॉलीएस्टर है. तो जो आपका पहला ऑप्शन है नायलॉन 6, तो ये कैसा है, ये पॉलीएमाइड है जो कि अमाइड लिंकेज शो करता है बट एस्टर नहीं. तो ये तो हो गया गलत. बेकेलाइट कैसा है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग
प्लास्टिक जिसे कहाँ यूज किया जाता है, जिसे स्विचेस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नायलॉन 66 ये भी कैसा है, ये भी पॉलीएमाइड है जो कि एमाइड लिंकेज शो करता है बट एस्टर नहीं। डेक्रोन क्या है, पॉली एस्टर, जो कौन सा लिंकेज शो करता है, एस्टर लिंकेज। ठीक है, तो पूछा था कि कौन सा इनमें से पॉलीएस्टर है, कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो पॉलीएस्टर है, तो वो है डेक्रोन। लेट्स सी, बात करें नायलॉन 6, तो ये क्या है, पॉलीएमाइड है जो कैसे फॉर्म होता है, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। एमाइड लिंकेज कंटेन करता है बट एस्टर नहीं। उसके बाद आता है बेकेलाइट जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसे हम इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह में यूज करते हैं, हैंडल्स वगैरह में, और इसमें भी कोई एस्टर बॉन्ड नहीं होता है। नायलॉन 6 ये भी क्या है, एक पॉलीएमाइड है जो किससे मिलके बनता है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एमाइड लिंकेज क्या करता है, शो करता है। डेक्रोन पॉलीएस्टर यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरिथैलेट, ये किससे मिलके बना होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड, और एस्टर लिंकेज कंटेन करता है पॉलीमर चेन में, जिसे हम फैब्रिक, बॉटल्स और रस्सी वगैरह में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनर्जी इन नेचुरल सिस्टम इज ट्रांसफर बाय, कि जो एनर्जी होती है नेचुरल सिस्टम में वो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है, एयर के थ्रू, साउंड के थ्रू, लाइट के थ्रू या फिर हीट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में और आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि C2H5Br जब रिएक्ट करता है CH3Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड ड्राई ईथर, तो वो क्या फॉर्म करता है, वो C3H8 भी फॉर्म करता है, वो C4H10 भी करता है, वो C2H6 भी करता है, तो तीनों फॉर्म करता है। लाइट सी फोर्थ ऑप्शन, C2H6, C3H8, C4H10, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, बात देख लेते हैं। इफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर दो अलग अलग टाइप के एल्काइल हैलाइड को यूज किया गया इस रिएक्शन में, देन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एल्केन विल बी फॉर्म, कि 3 एल्केन का कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। इन सच केस कि मिथाइल एंड इथाइल ब्रोमाइड यूज टू रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड इथेन विल बी फॉर्म। रिएक्शन आपको दिख रही है कुछ इस तरीके से है, तो क्या क्या फॉर्म करते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, if the concentration of nitrate in water exceed 50 ppm, यानी कि जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है वाटर में वो कितनी 50 ppm क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इट लीड्स टू, क्या होता है कि किडनी डैमेज होती है, मिथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है, लेग्जेटिव अफेक्ट होता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज होती है। तो क्या होता है, मिथेमोग्लोबिनोमिया। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि इफ नाइट्रेट कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, अगर ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट की कंसंट्रेशन 50 ppm से बढ़ जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट आयन में बॉडी के अंदर। तो नाइट्राइट जब रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है, मिथमोग्लोबिन विच कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन एफिशिएंटली। आफ्टर दैट, जिसके वजह से क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो ये इन्फेंट के लिए क्या होता है, डेंजरस होता है। ओके, बाकी के देख लेते हैं। डैमेज ऑफ किडनी, तो ये किसके वजह से होता है, ये हाई नाइट्रेट की वजह से, डू नॉट डायरेक्टली डैमेज किडनी, ये अदर पॉल्यूटेंट की वजह से होती है, जैसे हैवी मेटल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं तो ये हमने देख ही लिया। लेग्जेटिव अफेक्ट ये किससे होता है, जब मैग्नीशियम और सल्फेट का कंटेंट वाटर में ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, लेग्जेटिव अफेक्ट। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीजेस, ये किसकी वजह से होती है, ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। क्वेश्चन रिपीट है, ये तो बता दिया था टॉक्सिक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये इको फ्रेंडली और सेफ है ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और नेचर के लिए भी। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमें आईयूपैक नेम बताना है किसका, एलाइल क्लोराइड का। तो उस केस में हमें उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो किसका बताना है, एलाइल क्लोराइड का। तो क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, एलाइल क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है CH2Cl। अब इसका आईयूपैक नेम बताना है, तो हम नेमिंग किधर से करेंगे, जिधर की साइड से डबल बॉन्ड है, तो सिंपल 1 2 3। ठीक है, तो 3 पर क्या है, क्लोरो, तो ये बन जाएगा 3 क्लोरो प्रोप
कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, तो मेथड प्रोप 1 इन। ठीक है, लेट्स सी 3 क्लोरो प्रोप 2 इन, 2 नहीं है 1 है, तो ये हो गया गलत। 1 क्लोरो तो नहीं है, 1 क्लोरो नहीं है, जो इधर से काउंटिंग करेंगे वो 1 क्लोरो करेंगे, बट काउंटिंग इधर से होगी, इधर से 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइडेंटिफाई, कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो ऑप्टिकल आइसोमर है, एनोमर्स है, या फिर चेन आइसोमर्स है, या फिर फंक्शनल आइसोमर्स है। तो जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैं ये कैसे हैं? ये है फंक्शनल आइसोमर। ये कैसे हैं? ये हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स? वो कंपाउंड होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है और फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। जैसे ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन ग्रुप। लिख सकते हो आप, ग्लूकोज में क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कीटोन। ठीक है, तो ये कैसे हुए? ये हुए फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर गलत, एनोमर्स गलत, चेन आइसोमर गलत, फंक्शनल आइसोमर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि सी ड्राइवर जो है यूज अ मिक्सचर ऑफ, कि जो सी ड्राइवर है वो एक मिक्सचर यूज करते हैं, जैसे 11.7% हीलियम, 56.2% N2 एंड 32.1% ऑक्सीजन टू कॉप अप with high pressure under water, it is an application of, कि जो समुद्री क्या होते हैं, जो सी ड्राइवर होते हैं बेसिकली, वो पानी के नीचे उच्च दबाव का सामना करने के लिए 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो ये किसका एप्लीकेशन है? एज वी ऑल नो ये किसका है? हेनरीज लॉ। तो जो पहला ऑप्शन है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन गलत, राउल्ट्स लॉ गलत, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गलत, हेनरी लॉ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स सी। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड, कि वो अमाउंट ऑफ गैस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। इन डीप सी डाइविंग हाई प्रेशर अंडर वाटर, तो वो क्या करते हैं बेसिकली? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, जैसे N2O2 इन द ब्लड। तो इफ टू मच नाइट्रोजन डिसॉल्व, अगर ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में क्या कॉज होता है? नाइट्रोजन नार्कोसिस एंड बेंड व्हेन सरफेसिंग क्विकली। तो टू रिड्यूस दिस रिस्क, इस रिस्क को कम करने के लिए जो सी डाइविंग करते हैं बेसिकली, जो डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रीथ अ गैस मिक्सचर विद लेस नाइट्रोजन, और ज्यादा हीलियम को क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हीलियम कैसा है? लेस सॉल्यूबल है ब्लड में। ठीक है, आफ्टर दैट दिस गैस मिक्सचर एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग गैस सॉल्युबिलिटी इन ब्लड अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। बाकी के देख लेते हैं। ग्राम्स लॉ ये किसके बारे में बताता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी के बारे में नहीं। राउल्ट्स लॉ ये वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है। डाल्टन लॉ ये क्या बताता है? अबाउट टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, ये भी डिसॉल्विंग गैस इन लिक्विड के बारे में नहीं बताता। तो जो आपका हेनरी लॉ है वो क्या हुआ? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th है द रिएक्शन 3x + 6 NaOH फॉर्म कर रहा है Na2SO3 + 2 Na2S + 3H2O। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्रोपोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है, या फिर डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसकी हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन होती क्या है, कि सेम एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कैसी है? एक डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन है जहां पे सेम एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस
हो रहा है एक सिंगल रिएक्शन में। जैसे सल्फर किस में चेंज हो रहा है, तो सल्फर इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 0 से किस में जा रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वहीं सल्फर इन Na2S में सल्फर इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, वो 0 से किस में जा रहा है, -2। तो एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये कैसी है, ये है डिसप्रोपेनेशन रिएक्शन। तो जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th क्वेश्चन है कि नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, कि जो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है वो इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है, बेंजाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल। तो जो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है वो कौन देता है, वो देता है बेंजाइल अल्कोहल। ये सारे कैसे देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, बट जो बेंजाइल अल्कोहल है वो देता है नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। लेट्स सी, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं जिनके पास क्या होता है, COCH3 ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल विद मिथाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव मिथाइल कीटोन। तो जो बेंजाइल अल्कोहल है, आपको दिख रहा होगा इनमें से ये कोई भी ग्रुप कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये कैसा देता है, नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। वही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे कैसे देते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज इज आइडेंटिफाई, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द एटम, की परमाणु की सतह पर समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो हो गया गलत, वो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर द एटम। तो लेट्स सी, जो पूरे परमाणु में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यस, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द एटम, रेंडमली नहीं होता, ये भी गलत, और लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, ये भी गलत। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। लेट्स सी, इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लम बडिंग मॉडल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लम बडिंग मॉडल्स कहते हैं। तो द एटम इज इमेजिन, कि एटम को कैसे इमेजिन किया जाता है, एज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होता है थ्रू द एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड दिस पॉजिटिव स्फीयर लाइक प्लम्स इन बडिंग, तो बैलेंसिंग द चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन इवन होता है, रैंडम नहीं होता, ना ही सेंटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, कि इनमें से किस ग्लैंड में रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वो हाईएस्ट होती है। तो पैनक्रियाज में होती है, लीवर में होती है, थायराइड ग्लैंड में होती है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड में होती है। तो जो रीजनरेशन कैपेसिटी जो सबसे ज्यादा, जो हाईएस्ट किस में होती है, लीवर में होती है। तो पैनक्रियाज गलत, जो लीवर होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। लेट्स सी कि लीवर के पास क्या होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है अमंग ऑल द ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, इवन इफ अप टू 70% ऑफ द लीवर इज रिमूव, कि अगर 70% मतलब यानी कि 70% हिस्सा भी हटा दिया जाए तो वो क्या करता है, रीग्रो करता है टू इट्स ओरिजिनल साइज, किसके थ्रू, सेल प्रोलिफरेशन के थ्रू। और ये जो एबिलिटी है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली एक्टिव हेप्टोसाइट, यानी कि लीवर सेल की वजह से जो डिवाइड होती है रैपिडली जब जरूरत होती है। ठीक है, सो टीजीटी केमिस्ट्री स्पेशल बैच जो हमने स्टार्ट किया था वो बेसिकली कंप्लीट हो गया है, वो एक रिकॉर्डेड बैच था। तो जो भी स्टूडेंट DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो वो बेसिकली एज अ रिवीजन उस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो KVS, NVS, EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बैच को गो थ्रू कर सकते हैं, जो मिनिमम कॉस्ट में है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो आप इस बैच को जरूर गो थ्रू करिएगा, जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा टॉपर्स टारगेट पर, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं एप्लीकेशन का लिंक, और वहां से एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको PDF है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हम कर रहे हैं उसकी PDF भी आपको वहां पर फ्री सेक्शन पर मिलेगी। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहां फ्री सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाटर ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट विच ऑफ दीज प्रोसेस, कि पौधों की पत्तियों की सतह पर जल की बूंदें बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्यूटेशन। पहला एस्टिवेशन नहीं कहते, क्या कहते हैं, ग्यूटेशन। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हुआ, सही आंसर। लेट्स सी, एस्टिवेशन ये क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर बड्स बिफोर इट ओपन, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है इसका कि ये किससे रिलेटेड है, फ्लावर बड अरेंजमेंट से रिलेटेड है, ये कोई वाटर ड्रॉप फॉर्मेशन ऑन लीव से रिलेटेड नहीं है। ग्यूटेशन लॉस ऑफ वाटर का लॉस होता है लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फ्रॉम द एज या फिर लीव्स की टिप्स पर, जो यूजुअली कब होता है, नाइट में और अर्ली
मॉर्निंग में जब रूट प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तो ये जो प्रोसेस है ये विजिबल वाटर ड्रॉपलेट क्या करता है, फॉर्म करता है ऑन द लीफ सरफेस। आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस, एज वी ऑल नो कि क्या होता है कि प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसका यूज करके, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है एंड वाटर को इन वेपर फॉर्म इन प्लांट्स। तो वाटर फ्रॉम रेस्पिरेशन इज नॉट विजिबल एज ड्रॉपलेट्स ऑन लीफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन है जो किसके थ्रू क्या होता है, इनमें से किसके थ्रू सिक्रीट होता है। ठीक है, तो पहला है बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पैंक्रियास। तो इससे क्या सिक्रीट होता है बेसिकली, तो ये होता है बीटा सेल जो सिक्रीट करती है वो करती है इंसुलिन, तो ये हो गया गलत। अल्फा सेल जो सिक्रीट करती है वो करती है ग्लूकेगन, तो ये भी हो गया गलत। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये क्या है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है, कि न्यूरोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी जो क्या रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ये भी गलत। और सोमेटोस्टेटिन रिलीज बाय डेल्टा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। तो डेल्टा सेल्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, वो सिक्रीट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्रिस्टे आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। कि जो क्रिस्टे आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन वो इनमें से किस सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में तो नहीं होता, किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या फिर कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, क्रिस्टे आर द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। लाइसोसोम जिसे हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत। राइबोसोम ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये भी गलत। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ईसीजी, ईसीजी क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को तो नहीं करते, तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद आता है ईईजी, तो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, किसका यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रोसेफेलो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन को, मतलब ह्यूमन ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। इजी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म है, जैकल्स यानी कि गीदड़ नहीं, बाघ नहीं, ह्यूमन बीइंग जो है वो ओमनिवोरस है, ये क्या होगा सही आंसर। ठीक है, 20 देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। की जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन फीमेल में वो किस पार्ट में होता है, तो होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो ओवरीज में नहीं, यूट्रस में नहीं, सर्विक्स में नहीं, तो जो फैलोपियन ट्यूब है ये क्या हुआ सही आंसर। 21 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट आर एसेंशियली यूरियोटेलिक। कि इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट ऐसा है जो क्या होता है, जो यूरियोटेलिक होता है, एबीज, फिशेस, मैमल्स, रेप्टाइल्स। तो जो मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। लेट्स सी, यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। दैट एवीज यानी कि पक्षी, तो बर्ड कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक के यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। फिशेस, बॉनी फिशेस ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करती हैं। मैमल्स यूरियोटेलिक और रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मिडल मैन ऑफ द बॉडी, तो लिम्फ, नर्व, वेन्स, ब्लड। तो इनमें से किसे मिडल मैन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, तो लिम्फ को कहा जाता है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है क्या हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 23 कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एड्रेनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एड्रेनल मेडुला, या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बेसिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो कहां से सिक्रेट होता है, वो होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से। तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये क्या हुआ सही आंसर। ठीक है, 24 है पार्किंसन डिसीज अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो जो पार्किंसन डिसीज है बेसिकली वो किसे अफेक्ट करती है, वो ब्रेन को किसे करती है, ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क को। तो पहला लंग्स नहीं, ब्रेन जो है ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग पार्टुरेशन इन फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकेगन या फिर एस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन होता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।